हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। मार्च 25 ये वीक 1 की पीडीएफ करंट अफेयर्स वाली प्रिपेयर हो चुकी है। इसको करेंगे आज, ठीक है। आप लोग कंपाइलेशन वीडियो के लिए बोल रहे थे, तो फेब मंथ का कंपाइलेशन वीडियो डाल दिया था करंट अफेयर्स का। बाकी मंथ का भी मैं कंपाइल कर दूंगा। हम लोग अक्टूबर 2024 से कर रहे हैं बेसिकली, है ना, पीसीएस प्री के लिए और आर के लिए। मेंस पे भी काम आएगा इसमें। कुछ यहाँ पे टॉपिक कवर मैं करता हूँ जो थोड़ा डिटेल से रहते हैं, तो वो उधर भी काम करेगा मेंस में भी। तो बाकी मंथ का कंपाइलेशन भी कर दूंगा, ठीक है, तो वो हेल्प हो जाएगी, एक साथ मिल जाएगा। चलिए इसको करते हैं। ये है पहला टॉपिक, करेंगे हम लोग नेशनल साइंस डे। हाँ, इससे पहले आप हाई कोर्ट आर के लिए पूछ रहे थे वैकेंसीज के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं यार कि यहाँ से हाई कोर्ट से तो रिक्वायरमेंट जा चुकी है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उस पर अप्रूवल करे तभी तो कुछ बात बनेगी ना। तो जो ये स्टेटस है अभी फिलहाल, वर्तमान की जो स्थिति है, ये वहीं पे पेंडिंग है, गवर्नमेंट लेवल पे। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो फिर नोटिफिकेशन छपेगा। अब देखते हैं जो भी है ना। आगे कुछ अपडेट होगा तो बता देंगे। और यूपीपीसीएस मेंस का भी फॉर्म आ गया, उसको भर लीजिएगा जिनका प्री निकला है, ठीक है, लेट मत कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, नेशनल साइंस डे पहला टॉपिक करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है, ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है भैया? ये उपलक्ष्य है रमन इफेक्ट, है ना, रमन प्रभाव की खोज की गई थी अपने जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन के नाम से हम लोग जानते हैं, सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी इस दिन, ठीक है, 28 फरवरी को। तो उसी के उपलक्ष्य में ये 28 फरवरी को चूज किया गया है, ठीक है। तो ये रमन इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया। होता क्या है रमन इफेक्ट, इसको पढ़ेंगे अभी हम लोग। पहले बेसिक जो करंट के फैक्ट है उनको देख लेते हैं। 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को एनएसडी यानी नेशनल साइंस डे घोषित किया था, और पहली बार 1987 में इसको ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। इस बार की जो थीम है, सब्जेक्ट है, विकसित भारत के लिए विज्ञान, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। ये लंबी चौड़ी सी यहाँ पर थीम इन्होंने रखी है इस बार की। तो ठीक है, यहाँ पे फिलहाल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो 28 फरवरी है, क्योंकि डेज में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैचिंग में काम आता है। उससे पहले रमन इफेक्ट देखिए। रमन इफेक्ट को रमन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? बिखर जाना, छितरा जाना। कक्षा 11-12 में फिजिक्स, है ना, हम लोग पढ़ के रखे हैं, बट अब भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लोग रिकॉल कर लेंगे। है वही सिंपल सा फंडा। आप लाइट के सामने, है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखिए या फिर कोई कण रखिए या फिर क्रिस्टल रखिए, और इन दोनों का इंटरेक्शन कराइए। तो इंटरेक्शन में क्या होता है, कुछ लाइट का जो एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है, और कुछ यहाँ पे स्कैटर्ड हो जाती है अलग अलग दिशाओं में, है ना। फर्दर लाइट जो है वो अलग अलग दिशाओं में स्कैटर्ड हो जाती है। तो जब ये इंसिडेंट हुई थी ना इस ऑब्जेक्ट पर, तब इसकी एनर्जी लेवल कुछ और होगा, है ना, इसका एनर्जी लेवल कुछ और होगा। और जब ये ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करने के बाद अलग अलग दिशाओं में ये बिखर जा रही है, स्कैटर्ड हो जा रही है, तब इसका एनर्जी लेवल कुछ और हो जा रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि एनर्जी लेवल यहाँ पे बदल जा रहा है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये सबसे पहले रमन साहब ने देखा था, तो उसी को रमन इफेक्ट बोलता है। यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश किसी कण या क्रिस्टल से इंटरेक्ट करती है तो प्रकाश के कुछ फोटोन उस कण के एटम्स के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, तथा बचे हुए फोटोन जो हैं अलग अलग दिशा में बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और यही स्कैटर्ड फोटोन जो है अपनी ऊर्जा में परिवर्तन कर लेते हैं। यही चीज़ है ना, जिससे इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। ये सबसे पहले किसने देखा था? सीवी रमन साहब ने देखा था। चलिए, एप्लीकेशन तो तमाम है ना, तमाम एप्लीकेशन। एक एग्जांपल में लिखा हूँ माइक्रोस्कोपी का। माइक्रोस्कोपी हम लोग जानते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स की स्टडी में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो 28 फैब याद रखें, रमन इफेक्ट के बारे में थोड़ा मोटा मोटा याद रखें, ठीक है। अब ये देखते हैं यार, हीरो रेड्स क्या है। रेड्स तो यहाँ पे समझ में आ रहा है चूहे होते हैं, और हीरो तो एक सिंबॉलिक सिंबल है ना, सिंबॉलिक चीज़ है। तो कुछ हीरो जैसा काम कर रहे होंगे ये चूहे। तो इनका विशेष काम देखिए, विशेष काम ये है कि विशेष संवेदन क्षमता वाले ये चूहे जो हैं, ये टीबी जो डिजीज़ है ना, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से जो होता है, ये टीबी जैसे रोगों का पता लगाने में सक्षम है, ये हीरो रेड्स। चलिए, तंजानिया इन चूहों को टीबी का पता लगाने के लिए ट्रेन कर रहा है। भारत को भी इस शोध से सहायता मिल सकती है। अब देखिए, टीबी से जो बॉडी का ऑर्गन अफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा, वो क्या होता है? फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, है ना। तो फेफड़ों से निकलने वाला जो श्लेष्मा है, इसका टेस्ट वगैरह, इसके जो सैंपल्स हैं वो इनके सामने रखे गए, इन चूहों के सामने। कोई डिसीज़ वाला श्लेष्मा था, कोई नॉन डिसीज़ वाला था। तो ये कुछ अपने जो इनके स्पेशल रिसेप्टर होते हैं ऑल फैक्ट्री के नाम से, ये सब नहीं याद रखना है, बट ये उन मतलब खूबी है ना, ये संवेदनशीलता है उनकी, ये उनकी सेंसिटिव पावर है, ये उनके सेंसर्स हैं ना। तो ये विशेष प्रकार के चूहे टीबी रोग का पता लगा लेते हैं, बस सिंपल सा फंडा है। अगर हीरो रेट्स के बारे में पूछे तो लगा देना, ये कुछ ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, है ना, याद आ जाएगा आपको। भारत में देख लेते हैं टीबी की स्थिति क्या है।
ये स्टैटिक फैक्ट है, लेकिन ये मेंस में काम आएंगे, आपके प्रीलिम में भी फैक्ट पूछा ही जाता है, स्टेटमेंट में पूछा जाता है। भारत टीबी से सर्वाधिक प्रभावित देश है, हम लोग समझते हैं। स्थिति क्या है, प्रति 3 मिनट में 2 मौतें होती हैं टीबी से। भयावह स्थिति है। कुछ टारगेट्स भी हैं हमारे, कुछ लक्ष्य भी हैं, कुछ वैश्विक लक्ष्य हैं, कुछ खुद के लक्ष्य हैं। जैसे एक कार्यक्रम चलता है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं ना, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एराडिक्शन प्रोग्राम, यही है ना। तो ये तो हमारा लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य तो 2025 तक है कि 2025 तक टीबी मुक्त कर लेंगे, बट वो स्थिति है नहीं है ना कि हो ही जाएगा। खैर, हमें फैक्ट याद रखना है परीक्षा के लिए, तो 2025 याद रखें। और वैश्विक लक्ष्य कितना है, 2030। चलिए, 2015 से 2023 तक अगर देखें, खैर इंप्रूवमेंट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी आई है। इसको हम लोग, जब टीबी रिपोर्ट आई थी है ना 2024 की, तब भी मैंने आपको कवर कराया था। मैं यहाँ से फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। ये सारी पीडीएफ को ठीक से पढ़ना, ये करंट अफेयर्स के साथ साथ ये आपका जीएस भी तैयार कराती हैं, है ना। तो अगर केसेस के बारे में पूछा जाए वर्तमान स्थिति, तो 17.7 की कमी है। और टीबी से होने वाली जो मृत्यु है, इनमें भी ठीक ठाक कमी है, 21.4% की कमी है 2015 से 2023 तक के बीच में। ठीक है। और यही सारी चीज़ें आप निबंध में भी डाल सकते हैं, मेंस में, है ना। अगर इस फील्ड का आपने टॉपिक पिक किया लिखने के लिए, तो वहाँ पे ये सब काम आता है। और मुख्य परीक्षा के जो नॉर्मल जीएस के क्वेश्चन है, उसमें भी साइंस से भी अगर कुछ ऐसा रहे, तो उसमें आप इसको नोट करके डाल सकते हैं, तभी तो नंबर बढ़िया आता है ना। टीबी कैसा रोग है, बैक्टीरियल डिसीज हम लोग जानते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो बॉडी ऑर्गन है वो फेफड़े होता है। चलिए भैया, एक नई स्टडी आई यार। अभी तक तो हम लोग को पता था कि मंगल ग्रह का जो लाल रंग है ये हेमेटाइट से है, लेकिन अब नई स्टडी बता रही है कि हेमेटाइट से नहीं है, ये फेरी हाइड्राइट से है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। फेरी हाइड्राइट, देखो इसमें हाइड्रा हाइड्रा लिखा है ना, हाइड्राइट लिखा है। तो हाइड्राइट से हम लोग को कुछ कुछ वाटर समझ में आता है, पानी समझ में आता है। इसका मतलब है कि फेरी हाइड्राइट जो है ये पानी की उपस्थिति में बनता है, या फिर कभी बना होगा। हेमेटाइट ड्राई अवस्था में बनता है, सूखी अवस्था में बनता है। चूँकि मंगल ग्रह पर पानी की खोज की गई है ना। तो ज़्यादा फिट कौन सी थ्योरी बैठ रही है, पानी वाली, है ना, कि फेरी हाइड्राइट ही बना होगा, हेमेटाइट नहीं बना होगा। हेमेटाइट तो ड्राई अवस्था में बनता है। तो ड्राई जैसी स्थिति तो मंगल ग्रह पे कभी पहले नहीं रही होगी ना। अब ड्राई अलग बात है। तो हाल ही के किए गए अध्ययन से पता लगा है कि मंगल ग्रह का लाल रंग फेरी हाइड्राइट के कारण है, जो कि जल से बना लोहे ऑक्साइड है। इसका मतलब है जल पहले कभी रहा होगा, है ना। इससे पहले का अध्ययन मंगल ग्रह का लाल रंग होने का कारण हेमेटाइट बताया जाता था। ठीक है, हमने फेरी हाइड्राइट भी समझ लिया। अगर कुछ पूछे तो आप लगा देना। मंगल की बात हो रही है तो स्टैटिक फैक्ट भी हम लोग जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। इसको पृथ्वी का ट्विन भी बोला जाता है ना, क्योंकि सब कुछ वैसे ही वैसा है, लगभग एक जैसा है, चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें अभी देख लेते हैं। ओलंपस मॉन्स जो है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मैचिंग में एक आध बार शायद पूछा था, आरो यारो ने पूछा था। एक ज्वालामुखी भी पूछा था, और क्रेटर वगैरह के बारे में पूछता रहता है। मार्स के दो जो सैटेलाइट हैं, चंद्रमा हैं, फोबोस डेमोस, हम लोग जानते हैं। ठीक है। ट्विंस क्यों बोला जाता है, देखिए इसकी एक्सेस जो है ऑर्बिट के सापेक्ष 25 डिग्री झुकी है, जबकि पृथ्वी की कितनी झुकी है, 23.4। मतलब लगभग लगभग आप सेम समझ सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और पृथ्वी के समान मौसम भी आते हैं इस ग्रह पे, है ना, इसलिए ट्विन है। कर लेंगे। चलिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, पेरिस समझौता 2015 का जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके तहत देखो बीटीआर और बीयूआर जो रिपोर्ट्स हैं, इनको देना पड़ता है हर 2 साल में। तो भारत ने अभी अपनी पहली बीटीआर और बीयूआर रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है। यूएनएफ ट्रिपल सी जो होता है, वो फिर इसको उसका इन रिपोर्ट्स का आकलन करेगा। तो इन रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या भारत के बारे में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या इंप्रूवमेंट किया है पर्यावरण की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि ये जो समझौते हैं ये एनवायरनमेंट को लेकर ही हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि बीटीआर और बीईआर रिपोर्ट जो है वो किस संस्था से संबंधित है। तो आपको दिख जाएगा, डब्ल्यूटीओ दिख जाएगा, यूएनएफसीसीसी दिख जाएगा, है ना। तमाम इंस्टीट्यूशन दे देगा 4 ऑप्शन बना के। तो ऐसे भी याद रखना। ठीक, बाकी डिटेल में भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। बीटीआर का फुल फॉर्म होता है बाइनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। बाइनियल का मतलब द्विवार्षिक होता है। और बीयूआर का मतलब है बाइनियल अपडेट रिपोर्ट। ठीक है। टी का मतलब ट्रांसपेरेंसी है, और यू का मतलब अपडेट है। ये दोनों ही रिपोर्ट को भारत ने सौंप दिया है यूएनएफसीसीसी की। ठीक है, ये पहली रिपोर्ट थी अभी भारत की। पेरिस समझौता 2015 का जो है, ये बताइएगा सीओपी नंबर कौन सी थी। ठीक है, ये सीओपी नंबर कौन सी थी। इसके तहत सरकारों को प्रत्येक 2 वर्ष में बीटीआर और बीईआर रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करना होता है, रेंडर करना होता है।
ठीक है। इवन एफसीसीसी भारत की पहली बीटीआर और बीईआर का मूल्यांकन करेगा। भारत ने अपनी पहली बीटीआर और बीईआर दोनों रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ठीक है, चलिए। अब जैसा आप लोग जान रहे हैं कि ये सारी रिपोर्ट्स पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण को लेके बनाई जाती है ना, आपने क्या प्रोग्रेस की है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, मीथेन को लेके, ग्रीन हाउस गैसेस को लेके, ये सारी चीजें इन रिपोर्ट्स में क्या रहता है। ग्रीन हाउस गैसेस, एनडीसी, एनडीसी समझते हैं ना, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, ये भी एक तरह की रिपोर्ट होती है। ये पेश करने होते हैं, रेंडर करने होते हैं इनको भी। आदि उपायों पर प्रगति पर प्रकाश डालती है। ठीक है, 2020 तक की प्रगति इन रिपोर्ट्स में दिखाई गई है। अब देखते हैं कि क्या क्या मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमारा ग्रीन हाउस गैस का क्या डेटा है ना। गैस उत्सर्जन की बात करें, एमिशन की बात करें, गैस एमिशन की बात करें, तो अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो हो रहा है वो 80.53% हो रहा है। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का अभी भी इतना हिस्सा एमिशन के रूप में है। क्लियर है। मीथेन का 13.32 है, नाइट्रस ऑक्साइड का 5.13% है, और अन्य गैसें जो है वो 1.02% है। तो ये कहाँ काम आएगा, ये मुख्य परीक्षा में काम आएगा और ये प्रीलिम में काम आएगा। अब अगर क्षेत्रवार उत्सर्जन देखते हैं ये, तो ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन सबसे ज़्यादा जो एमिशन होता है वो तो यार एनर्जी प्रोडक्शन में ही होगा, है ना, 75.66%। एग्रीकल्चर में देखेंगे तो 13.72%। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में देखेंगे तो 8.06%। और अपशिष्ट जो है, वेस्ट जो है वो 2.56%। अब बात है कि यार ये डेटा हम याद कैसे रखें, है ना। तो देखो यार, डेटा तो याद होता है बार बार रिवीजन करने से। तो रिवाइज करते रहे, है ना। अगली मंथ की अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मार्च का अगर पढ़ने जा रहे हैं, तो एक दिन दो दिन फेब मंथ के लिए भी आप निकाल लिया करें, है ना, मतलब कुछ समय निकाल लिया करें। रिवीजन करने में कितना समय लगेगा। पीडीएफ पेड ग्रुप को यहाँ पे प्रोवाइड की ही जा रही है। आप अगर वीडियो से भी देखेंगे तो वीडियो से भी आप मुश्किल से 20 मिनट स्पीड को हाई करके आप 20 मिनट में रिकॉल कर लेंगे पूरा वीडियो, है ना। तो वीडियो से कर लीजिए या फिर पीडीएफ से कर लीजिए या फिर और कहीं से आप करते हैं ना, तो आप वहाँ से कर लीजिए। कहने का मतलब है कि रिवाइज जरूर करते रहा करें। अगले महीने पर जंप करने से पहले पुराना भी रिवाइज करते रहें। मार्च का आप पूरा पढ़ लेंगे तो बीच में कुछ समय फैब के लिए भी निकाला करें। ठीक है, इसी तरीके से साइकिल में चलाया करें तो रिवीजन होता रहता है। और क्या यहाँ पे बीटीआर और बीईआर में बताया गया है, फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है, इसके माध्यम से भैया हमने 522 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया है। ये बताया है भारत ने रिपोर्ट के माध्यम से। उत्सर्जन तीव्रता जो है ना, एमिशन इंटेंसिटी, 2005 से 2020, जो कि अभी देखा डेटा जो है वो 2020 तक का बताया गया है, इसमें भी 36% की कमी की गई है। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जो हम लोगों ने ये ये क्या बोलते हैं, जो हमारे 5 संकल्प हैं उनमें से एक संकल्प ये भी था, आपको ध्यान रखना है कि 2030 तक 45% की कमी करनी है हम लोग को उत्सर्जन तीव्रता में। ठीक है, 5 संकल्प आप देखिएगा, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, उसमें से एक लक्ष्य भी है। तो 45% की तरफ तो हम लोग बढ़ ही रहे हैं, 36% तो कर ही लिया है ना। चलो ये भी ठीक है। तो ये पूरा था बीटीआर और बीयूआर के बारे में। अब देखेंगे हम लोग लिथियम ट्राइंगल, ये न्यूज में था। ये क्या है भैया, पहले लिथियम ट्राइंगल को सीख लीजिए, ज्योग्राफी का स्टैटिक क्वेश्चन है। बोलिविया, चाइल, चिली पढ़ लीजिए, और अर्जेंटीना, ये तीनों देश में यहाँ पे जो रिजर्व है लिथियम के वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इनको लिथियम ट्राइंगल बोला जाता है। न्यूज में क्या था, क्योंकि अभी एक डील हुई है भारत की अर्जेंटीना के साथ। भारत और अर्जेंटीना ने अर्जेंटीना में लिथियम के अन्वेषण और निवेश अवसरों के लिए एक डील की है, समझौता किया है। क्लियर। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में ये लिथियम के रिगार्डिंग किस देश के साथ डील हुई है, तो अर्जेंटीना लगा देना। ठीक है, अर्जेंटीना, बोलिविया, इनके पास लिथियम के अच्छे खासे भंडार है। हाँ, लेकिन लार्जेस्ट रिजर्व की बात करें, सबसे बड़े जो रिजर्व है उसमें पहला स्थान चिली का आता है। ठीक है, और चिली यहाँ पे है भी, है ना, लिथियम ट्राइंगल में। दूसरा स्थान चाइना का आता है, तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का आता है। ठीक है, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड में समझ लेना। ठीक है, रिजर्व में, चूंकि रिजर्व ठीक ठाक है, लेकिन पोजीशन जो है वो सेकंड और थर्ड पे नहीं है। पहला स्थान चाइल्ड का जरूर है। बोलीविया, अर्जेंटीना भी कहीं लाइक करते होंगे, बट उतना जरूरी नहीं है पढ़ना, इतना पर्याप्त है। लिथियम के बारे में पढ़ते हैं। लिथियम को हम लोग केमिस्ट्री में, है ना, टेबल में पढ़ते थे कि ये बहुत हल्की धातु है, चांदी की तरह सफ़ेद धातु है। ठीक है, इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। सबसे हल्की धातु और अत्यधिक अभिक्रियाशील, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और इनफ्लेमेबल भी है, ज्वलनशील भी है। और लिथियम का सबसे ज़्यादा यूज़ तो यार आजकल ईवी बैटरीज में आप देख रहे हैं ना, पहले से भी होता आ रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो बैटरीज में है, लिथियम। भारत में भंडार देख लेते हैं। ये आपको तीनों, ये एरिया आपको ध्यान रखना है। सलाल हेमना क्षेत्र जम्मू कश्मीर का, कोडरमा और गिरिडीह ये झारखंड का है, और मांड्या ये कर्नाटक का है। ये भारत में भंडार है यहाँ पे लिथियम का। ठीक है, चलिए एक रेवोल्यूशन के बारे में बताइए। कलर रेवोल्यूशन किस देश से संबंधित है, आपको लगा देना है जॉर्जिया। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन से ये संबंधित है, कलर रेवोल्यूशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? जल मंत्रियों का ये हुआ है उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, चलिए ऑस्कर पुरस्कार थोड़ा देखते हैं। एक मूवी के बारे में हम लोग देखेंगे, अनोरा। यही मूवी भैया 5 ऑस्कर ले गई है, हर एक कैटेगरी में ले गई है। लॉस एंजलिस में ये इनका आयोजन होता है। अनोरा के बारे में देखेंगे तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर मिल गया। इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया था, है ना, डायरेक्शन जिनका था, उनको भी मिल गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी यहाँ पे इसी मूवी को इनको ऑस्कर मिल गया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा भी थी, स्टोरी भी थी बढ़िया, है ना, तो पटकथा कैटेगरी में भी मिल गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन में भी मिला। 5 ऑस्कर इस मूवी को मिले हैं। अनोरा के बारे में ध्यान रखना। चलिए ये देखिए, रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पर्यावरण की दृष्टि से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। 3R का मतलब हम लोग समझते हैं ना, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, है ना। यहाँ पर देखें, अभी इस फोरम की जो मेजबानी की गई है, होस्ट किया है भारत ने किया है। रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कीजिएगा। इस फोरम की मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा की गई, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, जगह याद रखना है। ये फैक्ट आप ध्यान रखें, स्टार मार्क किया हूँ। भारत के द्वारा 3R और CE डिक्लेरेशन जो है 2025 से 2034 तक का, ये टाइम फ्रेम याद रखना है। 2025 से 2034 यहाँ पे अडोप्ट करने वाला है। फोकस एरिया क्या रहा होगा मीटिंग का? नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे 3R की बात हुई है, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुई है, तो वही सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है प्रोडक्ट्स को, है ना, रिड्यूस करना है, कम से कम यूज करना है, वही सारी चीज़ें, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। कुल मिला के रिसोर्स जो है ना, इनकी इफिशियंसी बढ़ाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में देख लें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ये 6R बेसिकली 6R अवधारणा पर कार्य करती है। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या, ये आपके पास जो भी है उसको कम से कम यूज करें, यानी रिड्यूस, एक आर का मतलब रिड्यूस है, उसका पुनः उपयोग करें यानी रीयूज करें, पुनर्चक्रण करें, रिसाइकिल करें, रिफर्बिशमेंट भी होना चाहिए, पुनर्निर्माण भी होना चाहिए, है ना, रिकवर, पुनरुद्धार और रिपेयरिंग यानी मरम्मत। तो ये 6R जो है ये चक्रीय अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए स्टार मार्क है, इसको देखिए। चर्चा में रही वालिस लाइन जो है, वालिस लाइन ये क्या है भाई? ये बड़ा अच्छा है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन को दर्शाती है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ये रीजन याद रखना है आपको। ठीक है, अल्फ्रेड वालिस हैं, इन्हीं के नाम पर ये लाइन दी गई है। अल्फ्रेड वालिस द्वारा दी गई जीव जंतुओं वाले क्षेत्रों को अलग करने वाली एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। मैं यहाँ पे मैप को बनाया हूँ, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये आपको एशिया का हिस्सा दिख रहा है ना, सुमात्रा, जावा हुआ, बोर्नियो आइलैंड हुआ, ये कोई देश नहीं है, ठीक है, इस पर तो 3 देशों का हिस्सा है। मलेशिया का भी है, इंडोनेशिया का भी है ना। और ये आपको सेलेब्स आइलैंड दिख रहे हैं। तो इस लाइन को आप देखिए, ये जावा से जाती है, मकासार स्टेट होती है जलडमरू होते हुए, और यहाँ पे फिलीपींस आइलैंड के नीचे से, मतलब ये डिवीज़न है। ये कहने का मतलब इनका ये है कि इस लाइन की अगर वेस्ट में देखेंगे, ये वेस्ट हुआ, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, और ईस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ये इन्होंने बताया इस लाइन के जरिए। वो कैसा कैसा फ़र्क है यहाँ पर देखिए। वालिस लाइन के वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट में कौन कौन सा हिस्सा है? एशिया ही है। बाली देखा भी आपने, बोर्नियो देखा, जावा देखा, मुख्य भूमि एशिया का देखा। यहाँ पे बंदर, बानर, गैंडे, गिलहरी, बाघ और हॉर्नबिल जैसे पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जानवर जहाँ पाए जा रहे हैं, ये एशियाई इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनकी विशेषता है। लेकिन आप पूर्व में देखेंगे इस लाइन के, जैसे पूर्व में जो एरिया था वो ऑस्ट्रेलिया था, न्यूगिनी था, तिमोर था। सुलेवेसी जो आइलैंड दिख रहा है ना, सुलेवेसी आइलैंड सेलेब आइलैंड का ही दूसरा नाम है, इसको ध्यान रखना। ये सेलेब्स जो आइलैंड दिख रहे हैं, इन्हीं का दूसरा नाम सोलावेसी आइलैंड भी है। ये मैपिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं, कंगारू, ट्री कंगारू, काकटू, मधुमक्खी खाने वाले जानवर, है ना, इस तरह के जो जानवर पाए जाते हैं, ये लाई करते हैं वालिस लाइन के पूरब में, ईस्ट साइड में। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये ऑस्ट्रेलियन इकोसिस्टम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो साफ साफ भिन्नता दिख रही है, लाइन के पश्चिम में और लाइन के पूरब में। तो यही भिन्नता इन्होंने बताया था इस लाइन के माध्यम से। ठीक है, चलिए एक मिशन है स्फीयर एक्स। स्फीयर एक्स किस देश के द्वारा शुरू किया गया? नासा, यूएसए, आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक जैसे मिशन वगैरह है ना, मैपिंग बोल रहा हूँ, मैचिंग में पूछा जाता है, 4 मिशन दे देगा और फिर वो मैच कराने के लिए पूछता है, तो तब काम आते हैं फैक्ट। प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के निर्माण का पता लगाने के लिए इस मिशन को बनाया गया है। चलिए ठीक है, एक इसी तरह का मिशन देखिए, ब्लू ब्लू घोस्ट मिशन, ये क्या है भैया, किस देश के द्वारा शुरू किया गया है?
एक प्राइवेट कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, फायरफ्लाई एरोस्पेस ब्लू घोस्ट मिशन। इस मिशन के बारे में फैक्ट देखिए, यह मिशन मून पर सीधा उतरने वाला पहला निजी मिशन है। इसका दूसरा नाम घोस्ट राइडर इन द स्काई है। स्पेस एक्स का एक फाल्कन 9 रॉकेट है, इसी के द्वारा इसको भेजा गया था। ठीक है, ब्लू घोस्ट मिशन ध्यान रखना, मून से संबंधित है। चलिए, ये देखिए कोलोसल A23 ए क्या है भैया, चर्चा में रहा है, ये शब्द ही पूछ लेगा क्या है। लगा देना, ये विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। एरिया देख रहे हैं, 3672 किलोमीटर स्क्वायर, अच्छा खासा एरिया है। एक स्थल को भी विजिट किया हमारी मुर्मू साहिबा ने, धौलावीरा, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल है। भारत के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में धौलावीरा का दौरा किया। तो इसके बारे में भाई हिस्टोरिकल फैक्ट देख लेते हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, हम लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। और ये शायरी सभ्यता थी 3300 और 1300 BC के बीच में, यानी इसके आसपास ये डेवलप हुई थी ये सिविलाइजेशन। ठीक है, जॉन मार्शल के द्वारा खोजा गया था। धौलावीरा के बारे में क्या है, ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। ये नदियाँ याद रखना, मानसर और मनहर के बीच में ये धौलावीरा स्थल है। ठीक है, इसकी खोज 1968 में जगतपति जोशी द्वारा की गई थी। तो ये कुछ पुराने फैक्ट हो गए। तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर मार्च का। ठीक है, ये भी जब पूरा कर लेंगे हम लोग ना, तो इसको भी मैं कंपाइल कर दूंगा। बाकी बाकी भी मैं कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो यार डिलीट कर दिए हैं, स्पेस कम हो जाता तो डिलीट कर देता हूँ। अब मैं डाउनलोड करके सारों को फिर मर्ज करूँगा। ठीक है, तो मैं उसको भी कर दूंगा। शायद अक्टूबर नवंबर का तो है, अक्टूबर नवंबर के बाद से फिर कंपाइल कर दूंगा, जनवरी तक, फरवरी से कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और खुश रहें, मज़े में रहें, बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, परेशान बिल्कुल भी ना हो। सफलता आज नहीं कल मिल जाएगी, टूटना नहीं है ना, टूटे तो फिर लुटे, टूटे तो लुटे, ध्यान रखना इस बात का।